सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ाया था अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और उसके 1-2 पंक्ति वाले जो उत्तर थे वो भेजे थे और 25-30 शब्दों वाले उत्तर 4 तक करवाए थे। 5वां प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ग्वालियर से बंबई यानी कि जो अब मुंबई है तक शहरों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। जहां पहले दूर दूर तक जंगल थे, पेड़, पशु पक्षियों का वास था, वहां बस्तियां बसने लगी हैं। इन बस्तियों ने प्राणियों से उनके घर छीन लिए हैं। समूचे वातावरण में परिवर्तन हुआ है। बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित किया है। लेखक ग्वालियर से बंबई तक के जीवन के बदलाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया है। मतलब कि लेखक ने बताया है कि ग्वालियर से बंबई आने पर उसने क्या क्या बदलाव महसूस किए। ठीक है बच्चों। 6 है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, डेरा डालने का अर्थ अस्थायी घरों का निर्माण है। अस्थायी मतलब जो स्थायी ना हो, जो हटाए जा सके और दोबारा लगाए जा सके। शहरों के विस्तार से पशु पक्षियों के वास्तविक घर को समाप्त कर दिया है। पेड़ पौधों को काटकर बस्तियों का निर्माण हुआ है। पहले जहां दूर दूर तक जंगल थे, परिंदे चहचहाते थे, वातावरण में आकर्षण था, वहीं अब परिंदे बेघर हो गए हैं। परिंदों के स्वाभाविक घरों को समाप्त किए जाने के बाद उन्होंने जहां तहां अस्थायी पड़ाव डाला है, जिसे लेखक ने चिड़ियों का डेरा डालना माना है। अर्थात पेड़ पौधे तो है नहीं, अब यहाँ तहां यानी कि किसी के घर में, घर के रोशनदान में, ऐसी जगह पर वो लोग अपना घर बनाने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शेख अय्याज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने बताया था आपको। जब शेख अय्याज खाना खा रहे थे तो शेख अय्याज के पिता जब खाना खा रहे थे तो शेख अय्याज के पिता एक कुएं से नहाकर लौटे थे। तब उनकी माँ ने भोजन परोस दिया। तभी उन्होंने अपने बाजू पर काला चोटा रेंगते देखा, तो वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे वापस उसके घर छोड़ने कुएं की तरफ चल दिए। मतलब कि उन्होंने उसको वापस उसके घर तक पहुंचाना चाहा था। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा प्रकृति में आ रहे असंतुलन में बढ़ती आबादी का क्या योगदान है, इसका क्या परिणाम हुआ है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये दूसरी तरीके से भी आ सकता है प्रश्न, बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित किया है। पहले जमीन के बड़े भाग में जंगल थे, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से धरती हरी भरी थी। चारों ओर हरियाली तथा परिंदों की चहचहाहट थी। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के लिए स्थान विस्तारित करते हुए जंगलों को काटा गया है। इससे पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का पलायन हुआ है। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। इसने पर्यावरण को प्रभावित किया। प्रकृति के असंतुलन ने कई विसंगतियों को जन्म दिया। अनावृष्टि यानी बारिश कम होना, अतिवृष्टि अत्यधिक बारिश होना, बाढ़ आना, तूफान आना, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को इस असंतुलन ने ही आमंत्रित किया है। ये जो प्रकृति में प्राकृतिक प्रकोप जो आते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, ये पर्यावरण के असंतुलन के कारण ही आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। तो पता ही आपको, लेखक का घर मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। उनके मकान में एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया था।
कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे। कबूतर अपने बच्चों को दाना चुगाने के लिए खिड़की के रास्ते से बार बार घर में आते जाते रहते थे। कबूतरों की इस आवाजाही से लेखक के घर के सामान टूटते रहते थे। कबूतर लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को भी गंदा कर दिया करते थे। तो लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवाकर कबूतरों की आवाजाही को बंद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 3। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि पाठ के आधार पर बताइए कि उसने अपना क्रोध कैसे शांत किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था उसकी सहन शक्ति का जवाब देना। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। समुद्र पहले तो सिमटता गया, सहन करता रहा, पर जब उससे सहन न हुआ तो उसमें तूफान आया। समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाजों को उठाकर पटक दिया और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए। मतलब कि इतना भयंकर तूफान आया कि लोग भी भयभीत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, लेखक इन पंक्तियों से संसार की एकाग्रता को प्रकाशित करना चाहता है। वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान है, जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। कोई नहीं बता सकता कि मिट्टी में कौन सी जगह पर जीवधारी मिले हैं, कौन सी जगह पर मनुष्य मिले हैं। तो लेखक ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों को ही मनुष्य माना है। जो लोग दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं और उससे दुखी होते हैं, वही सच्चा मनुष्य है। उनका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए और उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए और उन सब की हमारी पृथ्वी पर बराबर की हिस्सेदारी समझनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये काम करना है। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके जो है आशय स्पष्ट करो वो रह गए हैं और इसकी एक्सरसाइज रह गई है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं भेजूंगी आपको, वो आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, और ये काम कल तक मुझे सबमिट कर देना। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।